हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल अड्डा पे। फ्रेंड्स, साइंस मॉक टेस्ट का ये 15वां लेक्चर है। इसके पहले आपके 14 लेक्चर और हो चुके हैं। आज के वीडियो में हम आपका 1 अक्टूबर 2018 को जो लेवल 1 का मतलब होता है ग्रुप डी, इसके अंदर पूछे गए साइंस वाले क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बाकी जैसे आपको ग्रुप डी का मैथ, एनटीपीसी, सीबीटी 2 का पेपर सोल्यूशन चाहिए, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन आपका आ गया पीरियोडिक टेबल से। निम्न में से कौन यह बताता है कि तत्वों का गुण उनके परमाणु संख्या पर आधारित है? तो देखिए, पीरियोडिक टेबल का मैंने हर वीडियो में आपको बताया है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। 50 से 55 मिनट की आपकी वीडियो है। तो यहाँ पे है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या जहाँ भी आएगा वो क्या है? आपका आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी दिया किसने था अगर आपसे पूछेगा तो ये है आपके मोजले। कहीं कई जगह आपको मोसले दिखेगा, मोजले दिखेगा, तो हिंदी में उसका प्रोनाउंसिएशन आप कुछ भी कर सकते हो, मोजले। डोबनियर ट्रायड्स, इन्होंने सबसे पहले क्या बताया था? उस समय इतने एलिमेंट ज्ञात नहीं थे जब ये इन्होंने मॉडल दिया था। इन्होंने कहा था 2 एलिमेंट रखते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो पहला और तीसरा का जो द्रव्यमान संख्या होता है, दोनों का अगर एवरेज निकालेंगे वो तो सेकेंड के बराबर आता है। ठीक, जैसे इन्होंने कहा था पहले पे अगर हम रखते हैं लिथियम, दूसरे थर्ड पे रखते हैं पोटेशियम, तो लिथियम का द्रव्यमान संख्या होता है 7, पोटेशियम का होता है कितना? 39। 7 + 39/2, दोनों का एवरेज कितना आएगा? 23। तो जो बीच वाली संख्या होगी उसका द्रव्यमान संख्या कितना आना चाहिए? 23। 23 किसका होता है? आपका सोडियम। ठीक, तो ये है इनका त्रिक मॉडल, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये था इनका। और ऑक्टेट्स का न्यूक्लियन नियम, इससे भी क्वेश्चन पूछा था। इन्होंने कहा था जो पहला एलिमेंट है वो अपने 8वें एलिमेंट के साथ समान गुण रखता है। इसके बाद है आपका मेंडलीव। मेंडलीव ने ही सबसे पहले क्या दिया था आपको? आवर्त सारणी। तो अगर पूछेगा आपको आवर्त सारणी का जनक कौन है, वो है आपके मेंडलीव। इन्होंने किस आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपका है द्रव्यमान संख्या के आधार पर। तो द्रव्यमान संख्या के आधार पर इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया था, लेकिन उससे आगे चल के दिक्कत आने लगी थी। इस दिक्कत को किसने दूर किया था? मोजले। मोजले ने फिर आपको क्या दे दिया था? आधुनिक आवर्त सारणी। जब तक मेंडलीव ने ये वर्गीकरण दिया था आवर्त सारणी, तब तक कितने तत्व थे? 63। और आधुनिक आवर्त सारणी अब कितने हैं? 118। तो जितने भी आपके एक्स्ट्रा फैक्ट थे वो हमने आपको बता दिया है। अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको वीडियो की लिंक मिलेगी, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आया आपका फिजिक्स से। विभवांतर V, विद्युत धारा I के बीच के संबंध की खोज किसने की थी? सबसे इजी क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा। V = IR। V = IR आपसे पूछा है, इसकी खोज किसने की थी? इसी को कहा जाता है ओम्स लॉ। ठीक, ये होता है आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ है, इसका मतलब खोज भी किसने किया है? ओम्स ने। ऑप्शन फर्स्ट देखो, सेकंड देखोगे, ओम्स है। न्यूटन आप सबको पता है। न्यूटन जो है आपका बल का इकाई भी होता है, और न्यूटन ने अपने गति के नियम भी दिए हैं। पास्कल, पास्कल क्या होता है? ये आपका दाब होता है। जो प्रेशर होता है, प्रेशर की इकाई होती है। और टेस्ला क्या है? ये आपका वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में यूज होता है। चुंबकीय प्रेरण, जिसको हिंदी में कहा जाता है चुंबकीय प्रेरण की इकाई होती है आपकी टेस्ला। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से है। डैश तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? देखिए, जो आपके पौधे होते हैं, जड़ों में आपके क्या पाए जाते हैं? जाइलम, जो कि आपके पानी का क्या करते हैं? नीचे से क्या है? जल। जल का ऊपर आपके तना और पत्तियों तक ये क्या करते हैं? पहुंचाते हैं। इसको कहा जाता है जाइलम। और एक आपका होता है फ्लोएम। फ्लोएम या फ्लोएम, इसी टाइप का कुछ नाम है। फ्लोएम क्या करता है? जो प्रकाश संश्लेषण से आपके पत्तियों में जो खाना बनता है, जो भोज्य पदार्थ बनते हैं, उनका ये क्या करता है? संवहन करता है आपके पूरे पौधों में। तो फ्लोएम का काम क्या है? आपके जितने भी प्रकाश संश्लेषण से खाना बनता है उनका संचारण करना। और जाइलम का काम है नीचे जड़ से आपके पानी का क्या करता है? ये संवहन करता है। तो ये सब आपके क्या होती हैं? संवहनी संबंधी। और तंत्रिका तंत्र क्या करता है? ये आपके कंट्रोल करता है। ये आपके जैसे मस्तिष्क हो गया, और यहाँ पे आपका फैला हुआ है जैसे फेफड़ा हो गया, और जैसे आपके टॉयलेट लगती है तो उसको आप कंट्रोल करते हो। ये सब किस माध्यम से आप कर पाते हो? ये है तंत्रिका तंत्र। उत्सर्जन आप सबको पता है, जैसे गुर्दा हो गया। श्वसन आप सबको पता ही है, फेफड़ा। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका बायोलॉजी से है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वारा पौधे केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप से उगाया जा सकता है? एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप से उगाया गया है, तो इसको कहा जाता है ऊतक संवर्धन। ऊतक संवर्धन के माध्यम से ही हम उसको रोग मुक्त
आप क्या क्या कर सकते हैं, रोग मुक्त रूप से उगाए जा सकते हैं। बाकी अगर यौन प्रजनन है, विजांडू का निर्माण, पुनर्जनन, तो इसमें क्या है, इसमें चांसेज है कि एक जो आपका नर और मादा का रोग था वो आपका दोबारा आपके बच्चे में भी आ जाए। नर और मादा का जो भी रोग था माता और पिता का, वो आपका बच्चे के रूप में भी आ सकता है। यौन प्रजनन, पुनर्जनन और विजांडू, अगर हमें रोग मुक्त करना है तो ऊतक का क्या करना पड़ेगा, संवर्धन करेगा, और ये आपका पौधे में होता है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका रीजनिंग से, लेकिन इसमें साइंस वाली मेथड आपकी यूज हुई है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र का आपको दिया है उसी तरह से पूछा शक्ति। तो देखिए शक्ति क्या होती है, ये होती है आपकी पावर। शक्ति को हिंदी में क्या, अरे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पावर। और पावर बराबर क्या होता है, वोल्ट इंटू करंट। इसकी यूनिट क्या होती है, ये होती है वाट। और पावर में अगर आप टाइम से गुणा कर दोगे तो ये हो जाती है आपकी एनर्जी, जिसकी यूनिट क्या होती है, जूल। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शक्ति की आपकी क्या होती है, वाट। अगर आपसे पूछेगा एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, जूल। वहीं बात करें वोल्ट की, वोल्ट होता है आपका वोल्टेज का, और मीटर आप सबको पता है लंबाई का, लीटर है आपका किसी भी चीज़ का नापना है द्रव्य पदार्थ को, तो वो किस में नापते हैं, लीटर में। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हवा का सामना करती है। एक कार है आपकी, वो क्या कर रही है, गति कर रही है, ठीक है। इधर से क्या हो रही है, एयर है, कार का डायरेक्शन इधर है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो कार, जो कार है उस कार के ऊपर हवा के द्वारा कितना कार्य किया गया है। तो कार्य वैसे होता क्या है, कार आगे की ओर जाएगी तो मेरा कार्य क्या होगा, पॉजिटिव। आपका कार का इंटेंशन क्या है, आगे की ओर बढ़ना, लेकिन उसको हवा क्या कर रही है, पीछे की ओर धक्का दे रही है। तो धक्का दे रही है तो ये किस तरह का कार्य कर रही है, निगेटिव कार्य, ठीक। तो इसको कहा जाता है ऋणात्मक कार्य। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु बंधे होते हैं। जो एक डायमंड होता है, 5 अन्य कार्बन परमाणु, 3 अन्य कार्बन परमाणु, 2 अन्य कार्बन परमाणु, 4 अन्य कार्बन परमाणु। देखिए कार्बन का जो होता है परमाणु क्रमांक वो होता है 6। तो ये क्या होता है, 2 और 4। तो कार्बन के जो आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। तो चारों के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो आपका सबसे जटिल स्ट्रक्चर ये बनाता है। तो जो कार्बन होता है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, 1 2 3 4, ठीक। ये इसके साथ बना लिया। फिर ये भी कार्बन क्या करेगा, 1 2 3 4। इसी तरह से आपका ये वाला भी क्या है, ये स्ट्रक्चर आपका फॉलो होता जाएगा। जैसे कि सही से बना नहीं पा रहे हैं, सी 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 सी, इस टाइप से आपका स्ट्रक्चर बनता रहता है लगातार, ठीक। ये होता है आपका टोटल हीरे का, इसी टाइप से स्ट्रक्चर बनता है। तो चारों, एक जो आपका कार्बन है वो 4 परमाणुओं के साथ क्या बनाता है, अपना बांध बनाता है। और इस बांध को क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध ये बनाता है। ये काफ़ी स्ट्रांग होता है और काफ़ी ठोस रूप में आपका पाया जाता है। तो प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। और वो बांध किस तरह से होता है, सहसंयोजी बांध, कोवेलेंट बॉन्ड। इसके बाद चलते हैं अगले। निम्न में से कौन सा कथन सही गलत नहीं है। सही, देखिए आपको कंफ्यूज किया है। निम्न में से कौन सा कथन सही या गलत नहीं है, दोनों तो एक ही चीज़ है भाई, एक ही चीज़ लिख दिए होते, इतना कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट करते हो भाई। एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों में आयनित हो जाता है वह H- आयन की बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए HCl, H2SO4, HNO3। जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, मजबूत अम्ल। स्ट्रॉन्ग का देखिए, स्ट्रॉन्ग जितने भी एसिड होते हैं वो आपके क्या करते हैं, H- आयनों की बड़ी मात्रा में उत्पादित करते हैं, जैसे भी आप इसको जल में मिलाते हो। और वहीं बात करें जो भी आपके जो अम्ल आंशिक रूप से जल में आयनित होते हैं वह H- आयनों की कम मात्रा में उत्पादन करते हैं। जो भी आपके कमज़ोर अम्ल होते हैं, जितने भी आपके कार्बनिक अम्ल होते हैं,
वो सब क्या करते हैं, बहुत कम मात्रा में H माइनस आयनों का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। लेकिन जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग कंसनट्रेटेड अम्ल होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं, H माइनस आयनों का उत्पादन करते हैं। जैसे ही इसको पानी में मिलाया जाता है, ये वाला है कॉन्सनट्रेटेड एसिड को, तो ये ज़्यादा मात्रा में क्या करेगा, H माइनस आयन को उत्सर्जित करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे HCl, H2SO4, HNO3, ये तीनों क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। ये तीनों क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड। अभी हमने आपको बताया जितने भी कार्बनिक अम्ल होते हैं वो सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ भी कार्बन है, CH3COOH, C2CO3, H2SO3, ये सब आपके स्ट्रॉन्ग अम्ल नहीं है। स्ट्रॉन्ग अम्ल नहीं है तो पानी में मिलाओगे तो H माइनस आयनों की कम मात्रा को ये क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। तो आपका दोनों यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, सही है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो अभी हमने आपको बताया था शक्ति क्या होता है। शक्ति को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पावर। अगर आपको पावर लिख के देगा तो आप आसानी से कर लोगे, लेकिन हिंदी में आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। शक्ति, तो आपको ध्यान रखना है शक्ति क्या होता है, पावर। ऊर्जा पूछेगा, ऊर्जा होता है एनर्जी। तो पावर जहाँ भी देगा उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वाट। वहीं बात करा अर्घ की। अर्घ आपका क्या है, ये आपका, ये भी एक तरह से कार्य का ही, ऊर्जा का ही, जूल का ही दूसरा रूप है, लेकिन इसको एसआई यूनिट नहीं कह सकते हैं किसी भी चीज़ का। तो अर्घ जो होता है, एक अर्घ में कितना होता है, 10⁻⁻7 जूल। ठीक, 10 के घाते -7 जूल आपका होता है। तो ये भी एक तरह से कार्य का ही यूनिट होता है, लेकिन ये एसआई यूनिट नहीं होता है। एसआई यूनिट क्या होता है, जूल, कार्य का। वही बात किया जाए किलोवाट, किलोवाट ये आपका एसआई यूनिट नहीं हो सकता है। ठीक, एसआई यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड वाट। जूल हमने आपको बताई दिया, ये भी क्या है, कार्य का। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच का विभवांतर आपको दे रखा है 60 वोल्ट। जब यह स्रोत से 4 एम्पियर की धारा प्राप्त करता है, यदि विभवांतर बढ़ के 172.5 वोल्ट हो जाए तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा कितनी होगी? जहाँ भी इस टाइप का अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे आपका ये होता है हीटर, इसमें आपके कॉइल लगे होते हैं। ठीक, कॉइल सब क्या होते हैं, जुड़े होते हैं आपस में। तो जैसे ही आप एक टर्मिनल से, इधर से आप करंट आती है, इधर से आपकी करंट निकल जाएगी। तो यहाँ पे आपको दिया है 60 वोल्ट लगाने पे आपकी करंट कितनी जा रही थी, 4 एम्पियर। आपको दो चीज़ दिया है, आपको पता है ओम्स लॉ क्या होता है, V = I × R। दो चीज़ दिया हुआ है तो तीसरी हम पहले ही क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं। V रखो यहाँ पे 60/4, ये आपका क्या आ जाएगा, R। तो यहाँ पे R कितना आ गया, हीटर का 15 ओम। हीटर का जो अब रजिस्टेंस है वो आपका फिक्स है। अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हो तो करंट बढ़ेगा, किस अनुपात में बढ़ेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, रजिस्टेंस पे। तो सबसे पहले आपने क्या फाइंड कर लिया है, हीटर का रजिस्टेंस कितना आ गया, 15। तो अब आपका हीटर का जो रजिस्टेंस है वो कितना आ गया आपका, 15। अब आप हीटर पे क्या करते हो, सेकेंड केस में 172.5 वोल्ट अप्लाई करते हो। तो आपसे पूछा है अब कितनी करंट इसमें जाएगी। ठीक, I2 का मान आपसे पूछा है। तो यहाँ पे आपका V2 बराबर कितना हो जाएगा, I2 × R। R आपका दोनों केस में क्या है, फिक्स है। आप हीटर का रजिस्टेंस चेंज नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है I2। V2 कितना दिया है, 172.5/R का मान आपने कितना निकाला था, 15। अब आप इसको भाग दो तो एक, फिर जाएगा आपका 11 आ गया। ऑप्शन देखो, 10 दिया है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बाकी ऑप्शन थर्ड आपका राइट होगा। अगर आप चाहो तो पूरा देख सकते हो, बाकी आपका यही आंसर होगा। पूरा भी ले जाओगे तो 11.5 एम्पियर ही आपकी क्या आएगी, करंट आएगी। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपका क्या होता है, हीटर का रजिस्टेंस फिक्स। पहले वाले से हम हीटर का रजिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद करंट। इसके बाद चलते हैं अगले को। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी गैस नोबल गैस नहीं है? तो आपका आवर्त सारणी में हमने आपको बताया था 17वें समूह में क्या होता है, जितने भी हाइड्रोजन होते हैं। 18वें समूह में क्या होता है, जितने भी आपके नोबल गैस होते हैं। एक मिनट जरा इसको सही कर लें, अब सही है। तो हमने आपको क्या बताया था, आवर्त सारणी में जितने भी आपके 17वें ग्रुप में होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोजन। 18वें ग्रुप में आपके क्या होते हैं, सभी अक्रिय गैस या नोबल गैस होते हैं। तो आपको 18वें समूह का हमने ट्रिक बताया था, क्या बताया था, हेमा ने आमिर की, KR होगा, की जमानत रद्द की।
ठीक, और क्या था OG। यहाँ पे कौन कौन सा है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है, OG है। तो ये सब आपके क्या हो गए, नोबल गैस। जेनन, जेनन है आपका, और इसी को क्या कहा जाता है, OG। आर्गन भी है आपका, ओगेनेस्टो, ओगेनेसो, पता नहीं क्या अजीब टाइप का नाम है भाई। ये भी आपका क्या होता है, अक्री गैस। वही बात करें क्लोरीन, क्लोरीन आपका क्या है, हाइलोजन समूह का सदस्य है। तो ये आपका अक्री गैस नहीं है, ये एक क्या है, हैलोजन है, हैलोजन। हैलोजन का भी हमने आपको ट्रिक बताया था, फिर कल बाहर आएगी आंटी। ये हैं आपके हाइलोजन ग्रुप वाले। तो अगर आपने अब तक आवर्त सारणी नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसको देख लो, वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबको हम ट्रिक के माध्यम से भी, जो भी इसका निमोनिक बनता है उसके माध्यम से बता दिया है कैसे आपको याद करना है। एस ब्लॉक का सबको पता ही होता है, हलीना ने कीरब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। उसी तरह से है बाल जयंती, इधर पी ब्लॉक वाला अक्री गैस वाला आपको बताई दिए, हैलोजन का आपको बताई दिए, बाकी सबको भी एक्सप्लेन हमने कर दिया है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका फिर बायोलॉजी से आ गया, वाष्पोसर्जन के द्वारा होता है। तो जो आपके पेड़ हैं, पेड़ की जो पत्तियां होती हैं, ठीक, इसमें क्या होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, रंध्र। ठीक, पेड़ के पत्तियों में क्या छिद्र पाई जाती है, यही होती है आपकी रंध्र, जिसके माध्यम से आपका क्या होता है, वाष्पोसर्जन होता है। ये हो गया आपका रंध्र। बाकी आप सबको पता है बाह्य त्वचा क्या होगी, जो तना है, तना को जो ढकता है, ठीक है, तो वो होती है बाह्य त्वचा। और इसके बाह्य त्वचा के ऊपर जो आपका एक आवरण होता है, हर पेड़ का जो छाल होता है उसको कहा जाता है आवरण। और वहीं संवहनी, अभी हमने आपको बताया था, जड़ों से आपका जो पानी ले जाती है वो क्या होती है, जाइलम। और आपका जो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाना बनता है उसका संचारण कौन करता है, फ्लोएम। तो जाइलम फ्लोएम आपकी क्या हो गई, संवहनी मंडल। बाह्य त्वचा आपको बताई दिया। आवरण क्या होता है, जो बाह्य त्वचा के ऊपर का भी एक परत होता है उसको कहा जाता है आवरण। और रंध्र आपकी पाई जाती है पत्तियों में, वहाँ पे होता है वाष्पोसर्जन। अगला क्वेश्चन है आपका, 4 मीटर पर सेकेंड की एक समान वेग से चलने वाली एक वस्तु 120 जूल की गतिशील ऊर्जा होती है। वस्तु का द्रव्यमान आपको यहाँ पे फाइंड करना है। अब आप देखते ही यहाँ पे क्या करोगे, आप सबको पता है गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv²। ठीक, ये होता है आपका काइनेटिक एनर्जी। आप पूरा कैलकुलेट करोगे, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप देखते ही इसका आंसर दे दोगे। आपसे पूछा क्या है, वस्तु का द्रव्यमान क्या है, यहाँ पे देखोगे न्यूटन, द्रव्यमान का ऐसा यूनिट न्यूटन नहीं होता है। यहाँ पे आपका दिया है केजी, तो ये आपका सही हो जाएगा। बाकी पास्कल क्या दाब है, और वाट ये आपका शक्ति, द्रव्यमान कोई शक्ति तो है नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ पे बता दोगे कितना है, 15 kg। और अगर आपसे कुछ दूसरा दिया होता तो आपको यहाँ पे फाइंड करना पड़ता है। यहाँ पे आप रखते 120 जूल, हाफ m इंटू वी आपका कितना था, 4। अब आप यहाँ से भी कट पिट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, टोटल 15 ही आना है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक मिनट, हाफ mv² था भाई, 120 बराबर हाफ m इंटू वी आपका 4 था, इसका आप करोगे स्क्वायर तब आपका आएगा, ये कटेगा तो कितना आएगा, 8। m बराबर कितना हो जाएगा, 120/8। आप करके देख लो, ये हो जाएगा 15 kg। ठीक, अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है दाब का एसआई यूनिट क्या होगा, दाब ये होता है आपका पास्कल। ठीक, इसमें अब कुछ है नहीं। अगला भी आपका इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पूछा है चाल का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है। चाल आपका क्या होता है, मीटर पर सेकेंड में। मीटर पर सेकेंड में आपका क्या होता है, चाल। अगर आपको दिया है किलोमीटर, यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको दे दिया है 54 किमी पर आवर, इसको आप मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो आपको क्या करना है, किमी से क्या आना है, मीटर में। किमी से आना है मीटर में, तो आप कम वाले को ऊपर रखोगे। 5/18 सबको पता है, लेकिन 5 को ऊपर रखोगे कब, जब आपको किमी से पर सेकेंड में। और यहीं अगर आपको देगा जैसे 100 मीटर पर सेकेंड, अब इसको करना है किलोमीटर पर आवर में, तो अब मीटर से क्या जा रहे हो, ज़्यादा में, किमी पर आवर में जा रहे हो, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, 5/18 करें कि 18/5 करें। तो जहाँ भी आपको कम में जाना होगा तो ऊपर आप क्या रखोगे, कम वाला। अगर मीटर से आपको किलोमीटर में जाना है, ज़्यादा में जाना है, तो ऊपर क्या आएगा आपका, ज़्यादा वाला 18। ठीक, अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन। एक तत्व में नाभिक में 10 प्रोटॉन
और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं उसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा। तो ये होता है आपका द्रव्यमान संख्या। ठीक, द्रव्यमान संख्या क्या होता है, ये आपका नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या प्लस नाभिक के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों पे डिपेंड करता है। इसी आधार पे आपके मेंडलीव ने तत्वों का वर्गीकरण किया था, यहीं से उनको गलती मिलने लगी थी। तो देखिए आपका प्रोटॉन क्या था 10, न्यूट्रॉन कितना दिया है 17, टोटल कितना हो जाएगा 27। आपसे पूछा द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा 27। अब इसके बाद चलते हैं, और अगर आपसे पूछेगा परमाणु संख्या, ये क्या होता है, नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या क्या है, नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है, परमाणु संख्या। तो अगर आपको प्रोटॉनों की संख्या पता है तो आप उसका परमाणु संख्या बता दोगे। जैसे कि यहाँ पे कितना है 10 प्रोटॉन है, प्रोटॉन कितने हैं 10, तो इसका परमाणु संख्या क्या हो जाएगा, इसका परमाणु संख्या क्या हो जाएगा 10। और परमाणु संख्या 10 किसका होता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताना, परमाणु क्रमांक 10 किस एलिमेंट का होता है। ठीक, नहीं आपको पता है तो हम बता देते हैं, नियॉन। और इसका कैसे करते हैं 2 और 8, और ये होती है आपकी एक अक्री गैस। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब भी आपका एक सघन माध्यम है, ठीक है, ये है आपका सघन माध्यम, ये आपकी बाउंड्री है, इधर आपका क्या है विरल माध्यम, ये है। जब भी प्रकाश इसमें प्रवेश करेगी तो सबसे पहले ये अपने लंब से दूर जाएगी और इसकी स्पीड भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये है इसका θ1 और ये है इसका θ2, तो इसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। स्लेज का नियम भी आपका है sin θ1 अपान sin θ2 बराबर v2 अपान v1 बराबर n2 अपान n1। तो जैसे ही आप सघन से विरल में जाते हो तो आपकी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या दिया है, बढ़ती है। और बोलेगा इसका जो थीटा है, जो कोण बन रहा है लंब के साथ, वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जैसे ही विरल में जाती है तो ये थीटा क्या होता है, बढ़ जाता है। और जैसे ही विरल से सघन में जाएगी तो जो कोण है वो आपका लंब की तरफ मुड़ जाती है, तो आपकी प्रकाश क्या होती है, सिकुड़ती है। और जैसे ही विरल में जाएगी तो प्रकाश क्या होती है, फैलती है। ठीक, सिंपल सी भाषा में इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस युग्म की एक ही एसआई यूनिट नहीं है। तो वहीं बात करें गति और वेग, गति और वेग का दोनों का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा आपका, मीटर पर सेकेंड। कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा दोनों क्या है, एक ही चीज है। अगर आपको कार्य फाइंड करना है बल गुणे क्या, विस्थापन। ऊर्जा फाइंड करना है P इंटू टाइम, शक्ति इंटू समय, आपका क्या होता है ऊर्जा। और दोनों का मात्रक क्या होता है, जूल। बल और दबाव, बल आपका क्या होता है न्यूटन में, दबाव क्या होता है आपका P बराबर F अपान A। किसी एक क्षेत्रफल पे लगाए गए बल को हम क्या कहते हैं, दबाव। तो ये इसका दबाव का क्या हो जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एरिया का क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूरी और विस्थापन दोनों का क्या हो जाएगा, मीटर। तो यहाँ पे सबसे डिफरेंट कौन है, गति और वेग एक समान, कार्य और ऊर्जा दोनों का जूल, बल और दबाव दोनों क्या है यहाँ पे अलग अलग हैं। इसका न्यूटन होता है, इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।